अच्छे परसेंटाइल से, जो कि है 99.88, उससे इन्होंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है। सो हेलो दर्पण, हाउ आर यू? हेलो मैम, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो? बस बिल्कुल सही, और अच्छा लगा आपको इस प्लेटफॉर्म पे देख करके। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप एक आइडियल बन चुके हैं बाकी सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो जेआरएफ करने का इंस्पिरेशन है, या फिर आगे ये फ्यूचर प्रोफेसर बनने का जो इंस्पिरेशन है, ये आपको कहाँ से मिला? मैम, ये इंस्पिरेशन मुझे मेरी फैमिली से मिला। मेरी मदर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और ये उनका भी ड्रीम था कि मैं लाइफ में एक प्रोफेसर बनूं। तो वो चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को एसोसिएशन अपनी बनाऊं। तो मेरा भी ये मन था, क्योंकि ये एक रेप्यूटेड जॉब है और इससे आपको काफ़ी सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है। तो मेरा पेरेंट्स का ड्रीम ही मेरा ड्रीम बन गया, और ये था मेरा जेआरएफ का सफर। यस, और ये बहुत बड़ी बात है, पेरेंट्स के ड्रीम को अपनी ड्रीम बनाना और उसके साथ आगे बढ़ना। एंड ये बात तो आपने 100% करेक्ट बोली कि ये एक मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब है, जहाँ पे आपको सोशल रिकॉग्निशन भी मिलता है, प्लस अगर ये आपका पैशन है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। जैसे मैं खुद अपने बारे में बात करूं तो टीचिंग का हमें एक इंटरेस्ट है, तो आप कभी बोर नहीं होते हो, हमेशा आप लर्निंग प्रोसेस में होते हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। तो दर्पण, अगर आपके बारे में बात करूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो जब आपने कोर्सेज परचेज किया था तो भी एक आइडिया लग गया था आपके परफॉर्मेंस को देख करके, या जिस तरीके से आप टेस्ट में अपीयर हो रहे थे, या जो आपका रिजल्ट आ रहा था, तो एक आइडिया देखिए हमें हो गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो आपका होना ही, अच्छा जेआरएफ तो निकलना ही है। बट ठीक है, पहले से हम कभी भी अपने स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करते हैं, और यही जरूरी भी है। तो फिलहाल ये मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पे दो पेपर हमें देना है, पेपर 1 और पेपर 2। तो कैसे आपने इसको बैलेंस किया, किस पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजीज आपने अपनाई थी? सबसे पहले पेपर 1 के बारे में बताइए। मैम, मैं पेपर वन के लिए ज्यादा टेंस था, क्योंकि इसमें कुछ यूनिट्स हैं जैसे हायर एजुकेशन, यस। रिसर्च, और आपका इंडियन लॉजिक। जो इंडियन लॉजिक और हायर एजुकेशन, स्पेशली जैसे मैं मैनेजमेंट से हूँ, तो इसमें आपको बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है। इसमें रोट लर्निंग, मेमोरी बेस्ड बहुत ज्यादा है, क्रोनोलॉजी बेस्ड। तो इसमें जनरली मैं ज्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पर्सन हूँ। तो मुझे इसमें थोड़ी इनिशियली दिक्कत आई, बट मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, लर्निंग के साथ, और एक अप्रोच के साथ इन सब चीजों को टैकल किया। और फॉर पेपर 2 मैनेजमेंट, मैंने आपका सारी सीरीज देखी थी, प्लेलिस्ट देखी थी। मैंने एक भी लाइव क्लास और एक भी फ्री क्लास जो ऐप पे होती थी, एक भी नहीं छोड़ी। और जो आपका मॉक टेस्ट है उसने मुझे बहुत हेल्प किया। प्लस जो आप एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेती थी, मैं एडवाइस करूंगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि वो ये टेस्ट जरूर दें, क्योंकि ये आप में कॉम्पिटिटिवनेस लाता है कि आप क्या स्टैंड करते हो, जब जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स, डिफरेंट एस्पिरेंट्स देते हैं अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। तो इससे आपको एक रियल टाइम एनालिसिस पता लगता है कि आपकी स्टैंडिंग क्या है, और मार्केट में क्या बच्चों की परफॉर्मेंस है, और क्या आप एक्चुअल एग्जाम में वो कर पाओगे जो आप चाहते हो। तो इससे आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, जो मुझे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया मेरी प्रिपरेशन में। थैंक यू वेरी मच दर्पण फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअल में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट करने के दो मोटिव होते हैं, एक तो आपका इवेल्युएशन की आपका प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक पहुंचा, और दूसरा मैं एक टाइम आपको अलॉट कर देती थी, एक टाइमर सेट कर देती थी, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो पाए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इसको डेडिकेशन के साथ ये सारे सीरीज कंटिन्यू किए हैं, सारे ही एस्पिरेंट्स को मैं आपको बता दूं, 80% प्लस स्टूडेंट्स ने जो अभी लास्ट आपके साथ आपके बैच में थे, उन्होंने अपना जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई किया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। और दूसरा, बाकी जो एस्पिरेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपके साथ जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, तो क्या लगता है आपको, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? मैम, मुझे ऐसा लगता है अगर उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो डेफिनेटली कोई गैप होगा, क्योंकि एक ही एस्पिरेंट है, एक ही टीचर है, और वही टीचर सबको पढ़ा रहा है। तो अगर उनका नहीं हुआ है, चाहे नेट, चाहे जेआरएफ, चाहे पीएचडी, तो डेफिनेटली ये उनकी तरफ से गैप होगा। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंट रहिए,
और जैसे कि आप अपने हर सेशन में बोलती हैं लॉयल रहिए, तो मैं यही बोलूंगा कि अपनी लॉयल्टी रहो स्टडी की तरफ, क्योंकि अपनी सोशल लाइफ जो है आपकी, जैसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ये फेसबुक और इवन टेलीग्राम भी, ये हम आलतू फालतू चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इनको कुछ हफ्ते ना करके आप अपनी लास्ट की स्टेज में प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब करके आपके पास गेट टुगेदर्स की, सोशल मीटिंग्स की, अपने अपने आप को एक्सप्लोर करने की लाइन लगी रहेगी आफ्टर एग्जाम, आफ्टर रिजल्ट। तो वो असली मौका होगा जब आप अपने रिलेटिव के साथ उनकी अटेंशन सीख कर पाएंगे और एक अच्छा खासा सेलिब्रेशन प्लान कर पाएंगे, और अपने टीचर्स से मतलब शाबाशी भी ले पाएंगे और उनके साथ बात कर पाएंगे और उन्हें अपने ऊपर प्राउड फील करवा पाएंगे। तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी कंसिस्टेंसी और अपना हार्डवर्क को ब्रेक ना करें, क्योंकि यदि आप एक दिन भी नहीं पढ़ोगे तो वो आपका एक गैप हो जाएगा और आप आउट ऑफ टच हो जाओगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप ही का लॉस होगा, और ये आपको आपकी ड्रीम जो जीआरएफ है उससे एक स्टेप पीछे लेता जाएगा, जब जब आप उस कंसिस्टेंसी के बेंचमार्क को वायलेट करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल टेक्नोलॉज़ी है, लोग आज का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बट मैं ये कहूँगी कि इस्तेमाल करना बुरा नहीं है, बट सही जगह इस्तेमाल करो, सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो। तो टेक्नोलॉज़ी का सही इस्तेमाल भी आप करोगे, जैसे इन केस अगर आप स्टडी कर रहे हो, बहुत सारे कंटेंट्स पड़े हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको कंटेंट पिक करना है। ओवर कंटेंट भी अगर आप कलेक्ट कर लोगे, बहुत ज्यादा मटेरियल भी कलेक्ट कर लेते हो, तो आपके लिए ही फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए ठीक है, ये तो हो गई आपकी इसके बाद। और बाकी एक क्वेश्चन मेरा रहता है लगभग हर स्टूडेंट से कि जब फॉर्म्स आते हैं या एग्जाम की डेट आती है तो जनरली लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो पैनिक की वजह से ही आते हुए चीजें कई बार आप मिस कर देते हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हो। तो आपने अपने एग्जाम देते समय क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई किया, किस तरीके से आपने अपने टाइम को मैनेज किया? मैम, जैसे आपने सही बोला कि फॉर्म्स आते हम पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, बट मेरी फैमिली और मैं फॉर्म के पहले पैनिक थे, क्योंकि हमको बहुत उत्सुकता थी कि फॉर्म आए, जल्दी आए, ताकि फॉर्म आता है तो हमको पता लग जाता है कि अब तो एग्जाम होगा ही होगा। तो मैम, जैसे कि आपने स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा, तो मेरी स्ट्रैटेजी मैंने अपने मदर से भी डिस्कस करी थी। तो उन्होंने भी मुझे ये बोला कि सबसे पहले तुम्हें पेपर 2 करना है, क्योंकि पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। और मैंने जब उनको बता रहा था कि मेरा पेपर 1 में अभी जब इनिशियल में था मैं, तो मेरे 30-35 से कम ही थे मार्क्स में, जो बिल्कुल टफ कह लो, जो एनटीए से भी मैं कहूंगा 2 लेवल ऊपर होते हैं, मतलब जो टेक्स्ट बुक के मार्क्स। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर तुम्हारे जो इतने अच्छे नहीं आ रहे तो तुम पेपर 2 पहले करो, क्योंकि पेपर 2 में मेरे हमेशा से ही कंसिस्टेंट रहे थे मार्क्स मैनेजमेंट में। तो मैंने एग्जाम में ये सोचा था कि सबसे पहले मुझे पेपर 2 ही करना है, और ये मेरा सेट था, मतलब प्री नोशन था। मैं अ, सोच के ही गया था कि सबसे पहले मैं लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन से शुरू करूंगा, क्योंकि वह फ्री के 10 नंबर है, मतलब 10 क्वेश्चन है तो आपके 20 नंबर फ्री के हो जाएंगे। और मैंने सोचा था कि मैं सबसे पहले ना वो करूंगा जो मुझे आता है, लेकिन मैंने शुरुआत ही आखिरी से करी, और आखिरी के 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सिंपल थे, बीच के थोड़े मॉडरेट थे, और आप कह सकते हो हार्ड तो नहीं बट मॉडरेट थे। लेकिन लास्ट के 10 क्वेश्चन जो मैंने देखे वो बहुत आसान लगे मुझे, क्योंकि वो मैराथन में, वाईटी पर, फ्री सेशंस में बहुत कवर करे गए थे। तो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और मैंने आसानी से अपना पेपर अटेम्प्ट कर लिया। और जैसे ही मैंने पेपर अपना, मेरा टारगेट था कि मैं 1.5 घंटे में अपना पेपर 2 कंप्लीट करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो 1 घंटा 40 मिनट रह गया, और बाकी का सारा टाइम मैंने अपना पेपर 1 को दिया। जनरली ये मेंटर्स एडवाइस करते हैं हमें कि आप पेपर 2 को 2 घंटे दो, लेकिन मेरा केस अलग था। मुझे लगा मुझे पेपर 2 पहले कर रहे हैं, क्योंकि वो मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ और वो मेरे टच में भी है, क्योंकि मेरी मास्टर्स, मेरी जो बैचलर्स है वो भी उसमें है। तो मेरे को पेपर 1 के लिए मैं ज्यादा टेंस रहा था। तो लास्ट के डेज में मैंने देखा होगा, मैंने पेपर 1 पे ज्यादा फोकस किया, और इसी वजह से मेरे पेपर 1 में ज्यादा अच्छे आए मेन पेपर में एज कम्पेयर टू पेपर 2। मेरे पेपर 1 में 41 थे।
वाह, तो बहुत अच्छी बात है। इस बार कई सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया तो उन्होंने कहा कि पेपर 1 इस बार थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल का आ रहा है। और यस मैम। डेफिनेटली जो स्ट्रेटजी आपने यूज किया, मोस्टली मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ कि भाई जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट ज्यादा हो, आपको वही पेपर पहले टच करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय हम पैनिक कर रहे होते हैं। तो उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड अगर हो जाए हमारा, तो आगे जो 3 घंटे का टाइम है ना, वो हम सही से यूटिलाइज कर पाते हैं। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही आपका कमांड हो सकता है। आपका कमांड पेपर 2 पे था, और बेसिक भी है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन किया हुआ है, आपने एमबीए कंप्लीट किया था, तो आपने अभी अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कमांड अच्छा हुआ होगा। तो ये बहुत ही सही स्ट्रेटजी है आपके लिए। और मैं आगे भी जो स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं, मैं उनको भी यही रिकमेंड करूंगी कि भाई एग्जाम देते समय पैनिक होना जो है वो नॉर्मल है, वो सबको आता है, लेकिन उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, यही है रियल मैनेजमेंट। तो पेपर 1 पेपर 2 जो भी दे रहे हो, जिसपे आपका अच्छा कमांड है, पहले आपको वही देना चाहिए। 10 से 20 क्वेश्चन भी अगर आपने करेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होते जाता है, और आपका परफॉर्मेंस 100% फिर पॉजिटिव निकल के आता है। सो एक क्वेश्चन और है दर्पण, कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे जिनके मार्क्स अच्छे हैं, उनसे पूछो कि आपने कितना टाइम दिया डेली बेसिस पे अपने प्रिपरेशन के लिए। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैम, बस थोड़ा वो टाइम दिया और निकल गया जेआरएफ। तो क्या कहना है आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट? मैम अब आपने ऑनेस्टी बोल दिया तो मैं ऑनेस्टी आंसर दूंगा। मैम मेरे हिसाब से ना टाइम कितना आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने प्रोडक्टिव हो, कितने अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ पा रहे हो। डेफिनेटली। और मैंने कई बच्चों को देखा है जो 5-5, 6-6, 7-7 घंटे भी पढ़ते हैं और उनका एग्जाम इवन नेट भी क्लियर नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज मैम वो एक दो पन्ने को लेकर बैठे रहते हैं और वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस ना करके उस आंसर को रटते हैं, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो एज इट इज एग्जाम में जो है वो नहीं आएगा। और हमें हमें अपना फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रांग बनाना है। तो अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग है तो डेफिनेटली हमारा एग्जाम क्लियर ही होगा। और मैं तो मतलब यही मैसेज देता हूँ सबको कि अपना फाउंडेशन, अपने मेंटर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाओ। जैसे मैं आपके साथ एक अच्छा टच में था, आप डाउट्स भी टेलीग्राम ऐप पे सॉल्व करती थी और इवन लाइव क्लासेस में भी आप डाउट लेती रहती थी। तो इससे एक कॉन्फिडेंस होता है कि टीचर को मेरे ऊपर भरोसा है, तो मेरे को तो अपने ऊपर भरोसा, उनसे मतलब उनके जो भरोसे को मुझे जस्टिफाई करना है। तो ये आप भाप लेते हो कि टीचर जो है वो आप में रियली आपको एक फ्यूचर में एक सक्सेसफुल पर्सन देखना चाहता है, जिस भी एग्जाम से, चाहे वो नेट हो, चाहे वो कोई बैंकिंग सेक्टर हो जिससे वो एसोसिएटेड है। तो अगर टीचर आपको सही डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और आप पे अपना फेथ इन्वेस्ट करता है, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो फिर तो आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना है, चाहे एग्जाम जितना मुश्किल आए, चाहे पेपर मॉडरेट हो, इजी हो, डिफिकल्ट हो। यस डेफिनेटली। तो देखिए एस्पिरेंट्स, बाकी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज ये है कि आप अगर आप सोचोगे कि भाई 8 घंटे बैठ के पढ़ लें, तो उससे बहुत कुछ फायदा नहीं है। जरूरी है प्रोडक्टिविटी का निकल के आना। अगर आप 2 से 3 घंटे भी डेली बेसिस पे अगर दोगे, और आप डेली जो भी चीजें पढ़ रहे हो वो चीजें आपको क्लियर हो रही है, उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वही 3 घंटा आपके लिए सफिशियंट होगा। साइकोलॉजी भी कहती है कि लगातार 2 घंटे से ज्यादा जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड वर्क नहीं करता है। फिर हम बस खुद को ये सांत्वना दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, वाकई में हम कुछ चीजें ग्रास्प नहीं कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी यही मेरी एडवाइस रहेगी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे बैठने की जरूरत नहीं है। आपको अपना स्टेमिना, अपनी कैपेबिलिटी का पता है। तो अगर इनके साथ 4 घंटे भी दे रहे हो, तो कोशिश करो उन 4 घंटे में आप हमेशा कुछ सीखो। तो एट लास्ट दर्पण मैं यही पूछूंगी कि टेक्स्ट बुक में आपने इनरोल किया था, तो यहाँ पे जो कोर्सेज हुए, जो मॉक टेस्ट हुआ, जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया, या फिर आपने बूस्टर कोर्सेज परचेज किया था, उससे आपको कितना हेल्प मिला? मैम बूस्टर कोर्स से मुझे बहुत हेल्प मिला था, क्योंकि उसमें जो आपने क्वेश्चंस कराए थे, सबसे पहली बात आपने उसको स्ट्रैटेजिकली यूनिट वाइज डिवाइड किया था। और आपने हर में 3-3 टॉपिक कवर किए थे हर एक क्लास में, और उसका एक पोल भी कंडक्ट कराते थे और लास्ट में उसका एक एनालिसिस भी होता था। तो बूस्टर कोर्स के जो क्वेश्चंस थे वो एक लेवल हाई ही थे जो एनटीए में एक्चुअल एग्जाम्स में होते हैं।
और आपकी जो टेक्स्ट बुक की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है उसने भी काफी एफर्ट्स और काफी टाइम लगाए थे। तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपना अगर आपका फाउंडेशन कोर्स जो आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है तो आप बूस्टर कोर्स में जरूर इनरोल करवाएं, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और मेरा यही मानना है कि अगर आपको जेआरएफ का ड्रीम अचीव करना है तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देख पाओगे तो आप ये भी जान पाओगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है और एक क्वेश्चन कितना मुश्किल हो सकता है जो आपको एग्जाम में या तो तंग करेगा या आपको कंफर्ट करेगा। तो अगर आप एग्जाम को अच्छे से देना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपका एंड रिजल्ट पूरा मतलब सक्सेसफुल हो और टेंशन फ्री रहे, तो एक बूस्टर कोर्स जो है वो आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है, ताकि आपको जो मेन एग्जाम है उसमें कोई परेशानी या टेंशन ना हो। डेफिनेटली। तो इसी के साथ दर्पण ये सेशन हम एंड करेंगे और एट लास्ट आपकी तरफ से कोई भी मैसेज हो फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए सो जरूर से दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनकी भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जो अचीवर एक निकल के आया है वो उनको कुछ ना कुछ गाइड तो करेगा। मैम मेरा जो मैसेज रहेगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए, सबसे पहले अपनी जो तैयारी है उसको पक्का करिए, फाउंडेशन पक्का करिए। सिंस हम ये लोग बोलते हैं कि ये एग्जाम 6 महीने का है, तो पहले 3 महीने तो अपना फाउंडेशन कोर्स स्ट्रॉन्ग करिए, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 और पेपर 2 को साथ साथ लेकर चलिए, क्योंकि दोनों ही आपको आपका ड्रीम जेआरएफ या नेट दिलाएंगे। और मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से 2024 दोनों साइकिल के दीजिए, ताकि आपको पता लगे कि एनटीए कितना डीप जा सकता है। और थोड़ा करंट अफेयर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अब आगे जाकर मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ की बार है ये तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे 214 से 220 हुआ है, मुझे लगता है जून में ये 228 से 230 तक जाएगा, क्योंकि जो ट्रेंड लग रहा है मुझे, एनटीए पीछे नहीं हटेगा और वो तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। तो अगर आपको डिसहार्टेंड नहीं होना और आपको ये एग्जाम एक ही गो में अपने एक अटेम्प्ट को ही लास्ट अटेम्प्ट बनाना है, तो आपको कंसिस्टेंसी और अपनी ड्रीम की तरफ लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, ताकि आप अपने ड्रीम को वन शॉट में क्रैक कर पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच दर्पण एंड आपको मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई हो आपके अचीवमेंट के लिए। नो डाउट कि वो काफी प्राउड फील कर रहे होंगे। और इसी के साथ मैं सेशन एंड करूंगी और बाकी जो एस्पिरेंट्स ये सेशन देख रहे हैं मैं आपको भी बोलूंगी कि अगर आपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट से प्रिपरेशन करने का प्लान किया हुआ है तो आप चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैं इसके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट करती हूँ। और इन केस अगर आप कभी कंफ्यूज हैं कि कैसे तैयारी करें तो फाउंडेशन बैच भी आपके लिए लॉन्च हो चुके हैं। कोर्सेज में इनरोल कीजिए जहां पे आपको स्ट्रक्चर वे में चीजें मिलती हैं। और बाकी इन केस कोई भी क्वेरीज है तो कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही डिटेल दे दिए गए हैं। अभी फाउंडेशन बैचेस में आपको काफी ऑफर भी मिल रहा है, काफी इकोनॉमिकल रेट पे आपको ये कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।